नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीके क्लासेस पे। आज हम आपके एलपी बैच के लिए एलपी की श्रृंखला में आज आपकी पहली क्लास लेकर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर एलपी के लिए हम लोगों को कुछ गाइड करिए, तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एलपी का पैटर्न, थोड़ा बहुत उसके सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी। और आज से हम लोग अपने सिलेबस की तरफ कूच करते हैं और एक ऐसे सब्जेक्ट का हम लोग चुनाव करते हैं अपने इस यात्रा की श्रृंखला में। पहले सब्जेक्ट का चुनाव हम एक ऐसे सब्जेक्ट से उठाकर करते हैं जो कंबाइंड सब्जेक्ट रूप में जाना जाता है। जैसा कि एएलपी में आपका एक सीबीटी 2 में मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एएलपी में सीबीटी 2 में पेपर बी जो होगा आपका वो होगा ट्रेड से, जो आप अपने आईटीआई में, अपने डिप्लोमा में, बीई में, बीटेक में आपने जो भी टेक्निकल डिग्री की होगी उससे संबंधित, दैट मीन्स रिलेवेंट ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सीबीटी 2 के पेपर बी में। तो वहाँ से 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये भी आने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि सीबीटी 2 में जो सीबीटी 2 का जो फर्स्ट वाला पेपर था, वहाँ जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग थी, वहाँ की जो बेसिक साइंस थी वो इंजीनियरिंग लेवल पे अर्थात आपके आईटीआई लेवल पे थी, आपके टेक्निकल कोर्स पे आधारित था। तो और जो सीबीटी 1 का बेसिक साइंस थी, वहाँ थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ें पूछी जाने वाली थी और पूछी जाएंगी। और सीबीटी 2 के पेपर फर्स्ट में जो आपकी फिजिक्स पूछी जाने वाली है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन फिजिक्स पूछी जाने वाली है। तो सीबीटी 2 का पेपर ए और सीबीटी 1 का जो साइंस है ये कॉम्बो है, दैट मीन्स कंबाइन है। यदि आप फिजिक्स जो आप सीबीटी 1 के लिए पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें आपके सीबीटी 2 में मिलेंगी। सीबीटी 2 में पढ़ लेंगे तो आपके ट्रेड में मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी सीबीटी 1 तक की जो साइंस होगी, फिजिक्स तो कॉम्बो है सीबीटी 1 में भी, सीबीटी 2 में भी, ठीक है, चाहे पेपर ए हो चाहे पेपर बी हो। लेकिन स्पेशली सीबीटी 2 में जो हमारा फिजिक्स आएगी 10 चैप्टर की। फिर आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सीबीटी 2 में जो पेपर ए है, पेपर ए में फिजिक्स ही केवल पूछी जाएगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के थ्रू वो केवल 10 चैप्टर होंगे। और वो 10 चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको आपके जो ट्रेड वाला एग्ज़ाम होने वाला है 75 क्वेश्चन का, सीबीटी 2 के पेपर बी के अंतर्गत 75 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ उसका सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी इसका मतलब यह है एक पंथ दो काज, यानी एक तीर से डबल निशाना। तो हम सबसे पहले यही सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग पहले इसी चीज़ पे अपनी कमांड को बना लिया जाए। एक पंथ दो काज, एक तीर दो निशाने। मतलब हम केवल फिजिक्स तैयार करेंगे, हमें साइंस तैयार करनी है, केमिस्ट्री तैयार करनी है, बायोलॉजी तैयार करनी है, फिजिक्स तैयार नहीं है। तो अगर हम फिजिक्स को कम समय दे करके अगर दो जगह उसको हिट कर लेंगे तो इसमें हमारे लिए तो बेनिफिट की बात है, ठीक है। तो इसलिए हम एक ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं पढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में, जो हमें सीबीटी 2 के पेपर ए में भी काम आएगा और पेपर बी में वो तो आएगा ही आएगा, कॉमन है। यदि हम पेपर बी की तैयारी करेंगे तो पेपर ए हमारा ऑलरेडी बन जाएगा। अगर पेपर ए में फिजिक्स तैयारी करेंगे तो पेपर बी में अधिकांशतः बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को नज़र रखते हुए हमने क्या किया है कि फिजिक्स उठा रहे हैं। और फिजिक्स किस चीज़ की? इलेक्ट्रीशियन के लिए। जो बच्चे आईटीआई या डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से उन्होंने किया, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किया है,
उनके इलेक्ट्रीशियन ब्रांच पे आधारित हम चीज़ों को उठा रहे हैं। ये चीज़ें आपको CBT 2 के जो 10 चैप्टर आपको इंजीनियरिंग साइंस एंड ड्राइंग पूछी जाएगी, बेसिक्स इंजीनियरिंग साइंस एंड ड्राइंग, यही सारी चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। और CBT 2 का जो पेपर बी था, जो आपका ट्रेड था 75 क्वेश्चन का, वहाँ तो इसकी भरमार है। यहीं से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, ठीक है। फिटर वालों का अलग होगा, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे ध्यान देंगे जो जिनका इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड रहा होगा ITI में, डिप्लोमा में, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन स्पेशली फॉर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ये, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं विद्युत मूल, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत मूल। बच्चों, विद्युत यानी करंट, विद्युत यानी करंट। क्या आप लोग करंट देखे हैं? तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का आंसर होगा कि नहीं सर, हमने तो करंट नहीं देखा। आप नहीं, हमने भी नहीं देखा, मे भी किसी ने नहीं देखा करंट को, लेकिन झटका तो जरूर लगा होगा। तो इसका मतलब है कि करंट को हम देख नहीं सकते हैं, केवल उसको एहसास कर सकते हो, उसका अनुभव किया जा सकता है करंट को। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, फिटर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दिखती नहीं है। इलेक्ट्रीशियन एक ऐसा ट्रेड होता है इलेक्ट्रिकल सेक्शन का जहाँ पे हमें कोई चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन फिटर में इसका अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा। फिटर में हमें सारी चीज़ें दिखती हैं, जिनका फिटर ब्रांच होता है, फिटर ट्रेड होता है, उनमें सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। लेकिन इलेक्ट्रीशियन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रीशियन में कोई चीज़ नहीं दिखती है, जैसे करंट हमें नहीं दिखती है, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ सुना होगा, अगर दिखती नहीं तो फिर पढ़ेंगे कैसे हम? अगर करंट हमें नहीं दिख रही तो हम करंट को पढ़ेंगे कैसे, विद्युत को समझेंगे कैसे, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन्हें हम समझेंगे, उसके बाद हमें करंट बहुत अच्छे से समझ आएगी। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे शब्दों को सुना होगा, और ज़रूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। बहुत ही बेसिक बात है ये, आप लोग 9th, 10th, 11th, 12th में खूब पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ और डिस्क्राइब करते हुए आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। चीज़ों को मैं हट जा रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, यदि कोई बच्चा टेक्निकल बैकग्राउंड का है, वो टेक्निकल बैकग्राउंड की कोई जॉब देखता है, तो ये पोर्शन एक ऐसा टॉपिक है, ये टॉपिक एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में उन्हें मिल जाते हैं। और यहाँ तक कि जिस चीज़ की आप यहाँ पे तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ALP के लिए 10-12 क्वेश्चन तो यहाँ से कन्फर्म है। यदि किसी बच्चे ने DMRC, LMRC जैसी चीज़ें, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया या किसी भी मेट्रो के लिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, या किसी आसपास के लोगों को आपने देखा होगा जिन्होंने मेट्रो जैसी संस्थाओं का उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, अगर दिल्ली मेट्रो की बात मैं करूं तो वहाँ पे तो यहाँ इस सेक्शन से, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, पूरे इसी टॉपिक से 18 से 20 क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बी अवेयर, बी पॉजिटिव, बी सीरियस, ओके। बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझना है, क्योंकि ये इस चैप्टर से हमें 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ट्रेड में जाइएगा, CBT 2 में ट्रेड में जाइएगा तो वहाँ पे तो
ठीक है, आइए समझते हैं। हमने कहा कि करंट किसी ने देखा नहीं है, केवल उससे झटके के माध्यम से या हम उसे केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल उसे हम एहसास कर सकते हैं। करंट एक केवल अनुभव करी जाने वाली चीज़ें हैं, ना कि दिखाई देने वाली चीज़ें। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना है करंट को समझने से पहले, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप तत्व जानते होंगे, यौगिक जानते होंगे, मिश्रण जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो सुना तो जरूर होगा, पढ़ा जरूर होगा थोड़ा बहुत, भले ही याद ना हो लेकिन सुना होगा। ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपको याद चीज़ें याद आती चली जाएंगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि तत्व, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होता है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। मैं आपसे पूछूं परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तब आप ये कहेंगे कि सर आप हमें करंट पढ़ा रहे हैं कि अणु, परमाणु, धातु, अधातु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, या केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दें आप। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि करंट को समझने से पहले हमें इन बेसिक चीज़ों से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तत्व, अणु, परमाणु, यौगिक, मिश्रण जैसी चीज़ों से होकर ही गुजरना पड़ेगा, और तभी हमें चीज़ें करंट समझ में आएंगे, करंट तक हम पहुंच पाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रॉन, आपने सुना होगा कि आपने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा क्या है, तो आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है क्या, कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन? अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? परमाणु से आया। और परमाणु कहाँ से आया? तो परमाणु तत्व से आया। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें समझना जरूरी है, और जब तक हम इन चीज़ों को, इन बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, हम विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझ पाएंगे, या करंट जैसी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि तत्व क्या है। सबसे बेसिक चीज़ पहले समझते हैं तत्व क्या है। जैसे तत्व में अगर हम कोई भी चीज़ ले लें, जैसे हमने फेरस ले लिया, हमने शरबत ले लिया, हमने हवा ले लिया। अब तत्व क्या है, कैसे पहचानेंगे तत्व है, कैसे पहचानेंगे कोई चीज़ यौगिक है, कैसे पहचानेंगे मिश्रण है। आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, आवर्त सारणी पढ़ी होगी। उस पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्वों की खोज की गई अब तक। 118 क्या है? वो तत्व हैं। ठीक है, तो उन 118 तत्वों का कोई ना कोई संकेत होता है। भाई हमने ले लिया हाइड्रोजन, हमने ले लिया हाइड्रोजन हो गया हमारा, ये सोडियम हो गया, और ये क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन का ये सिंबल है, प्रतीक है, ये सोडियम का प्रतीक है, ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। तो जब किसी तत्व का प्रतीक सिंगल दिया हो, हम उसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का फार्मूला H है, सोडियम का पूरा Na है, क्लोरीन का Cl है। हम इनको संकेत भी कह सकते हैं, हम इनको इसका फार्मूला भी कहते थे, ये फार्मूला है इस चीज का। तो जब किसी तत्व का संकेत अगर सिंगल हो, उसके साथ कोई दूसरा ना हो, किसी दूसरे तत्व का सिंबल उसके साथ जुड़ा ना हुआ हो, वो अकेले हो, तो क्या कहलाएगा? तत्व। अर्थात अकेले हो, सूत्र हो, क्या है? तत्व है। यौगिक पे आते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को जब आपस में मिला दिया जाता है, वो यौगिक बन जाता है।
अर्थात कंपाउंड बन जाता है, एलिमेंट कंपाउंड। ठीक, सिंगल है, अकेले है, सूत्र है, क्या है? तत्व है। दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला दिया जाता है, यौगिक बन जाता है, और सूत्र है। वो सूत्र है, किसी के साथ में है, यौगिक है। सूत्र है, अकेले है, तत्व है। सूत्र है, किसी के साथ में है, यौगिक है। कोई सूत्र नहीं है, मिश्रण है। शरबत का कोई सूत्र होता है क्या? नहीं। हवा का कोई सूत्र होता है क्या? कोई संकेत होता है क्या? नहीं। क्या है? मिश्रण है। अब आप कहेंगे हवा का, ऑक्सीजन का होता है सर, तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का संकेत होता है, तो वो क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, O2। क्लियर? आप समझ पा रहे होंगे। तत्व क्या है? अकेले हो, सूत्र हो, तत्व है। किसी के साथ हो और सूत्र हो, यौगिक है। कोई सूत्र नहीं है, मिश्रण है। थोड़ा सा समझते हैं धातु और अधातु, कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल। धातु क्या होगा? धातु का अगर हम इंग्लिश देखें तो मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। तो धातु यानी मेटल, हम देख रहे हैं इसका पहला अक्षर यम है, यानी अगर हिंदी में कन्वर्जन करें इसका तो मा आया। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं धातु और अधातु पहचानने का। हुआ जिस भी तत्व का नाम लेने पे और अंतिम अक्षर उसका, नाम लेने पर अंतिम अक्षर उसका मा आ जाए, वो धातु है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऑस्मियम जैसी चीजें धातु हैं। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी, कुछ अपवाद भी हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा जैसे तत्वों में अंतिम अक्षर इनका मान ना होते हुए भी ये धातु हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। परमाणु पे आते हैं कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। परमाणु यहां पे दिया हुआ है, आपने लिखा हुआ होगा कि किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक या अलग किया जा सके एवं उसे नग्न आंखों से देखा ना जा सके, परमाणु कहलाता है। ये मार्कर है। इस मार्कर कि मैं इतने टुकड़े कर दूं, इतने टुकड़े कर दूं कि उन टुकड़ों में से किसी भी एक टुकड़े को मैं अपनी खुली आंखों से ना देख सकूं। जब तक मुझे सूक्ष्मदर्शी का सहारा नहीं लेना पड़े तब तक उन टुकड़ों को मैं ना देख सकूं, उन कणों को मैं ना देख सकूं। वो एक कण परमाणु कहलाएगा। किसका? इस मार्कर का। मतलब किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जिसे हम अपनी नंगी आंखों से, नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, वह परमाणु है। और वह जो कण होगा वो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है अथवा रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर चीजों को अलग भी करता है, परमाणु कहलाता है। चीजें वही लिखी हैं मैंने। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो, रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसे अलग भी किया जा सके, उसे क्या कहा जाएगा? परमाणु। और उसे नग्न आंखों से नहीं देखा जाता, खुली आंखों से नहीं। हाँ आप देख सकते हो लेकिन आप खुली आंखों से नहीं। अब आप कहेंगे सर खुली आंखों से नहीं तो बंद आंखों से? नहीं, बंद आंखों से तो वैसे भी कोई चीज नहीं दिखेगी।
खुली आंखों का सेंस यहाँ पे है कि हम इस प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें इतनी अत्यंत सूक्ष्म छोटी होती है कि उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्र का यूज करना पड़ता है, तभी हमें वो चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो इसी प्रकार से अगर इस मार्कर की या किसी भी चीज के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए जो हमें हमारी आंखों से दिखे ही ना, उस छोटे कण को हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये परमाणु के बारे में डाल्टन साहब थे, डाल्टन साहब आए, इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। इन्होंने कहा, डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। मैं मान लेता हूं कि ये कोई परमाणु है, कोई तत्व रहा होगा, उस तत्व को एक छोटा सा बहुत छोटा कण है, ये एक परमाणु है। इस परमाणु के बारे में डाल्टन साहब ने कहा कि ये क्या है? अविभाज्य है, मतलब खंडित नहीं होने वाला है। और प्रकृति का एक नियम होता है कि जो चीज खंडित नहीं होता वो किसी से मिलता नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप एक गिलास जल में 1 चम्मच या 2 चम्मच आप ग्लूकॉन-डी मिला दीजिए, तो क्या वो ग्लूकॉन-डी जल के साथ घोल बना लेगा या नहीं बना लेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो घोल बना लेगा, पूरे जल में मिश्रित हो जाएगा, घुल जाएगा। इसका मतलब यह है कि ग्लूकॉन-डी विभाज्य है, तभी तो जल के साथ घुल गया, मिल गया। अगर उसी जल में हम ग्लूकॉन-डी की जगह पे एक पत्थर का टुकड़ा डाल दें, ईंट का टुकड़ा डाल दें, किसी फाइबर का टुकड़ा डाल दें, किसी लोहे का टुकड़ा डाल दें और उसको खूब घोलें पानी में, तो क्या वो घुलेगा? आपका आंसर होगा नहीं। तो वो अविभाज्य है। घुलता वही है, मिलेगा वही जो विभाज्य होगा, जो नहीं घुलेगा वो अविभाज्य है। तो डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। अगर अविभाज्य है तो किसी से मेल मिलाप नहीं करेगा। अगर यही चीज हम इस पे लागू करें, डाल्टन साहब की बात को इम्प्लीमेंट करें इस चीज पे, कि डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु टूटता नहीं है। अगर वो टूटेगा नहीं तो किसी के साथ मिलेगा नहीं। अगर इस मार्कर के छोटे छोटे कण कर दिए जाए, अगर हम एक परमाणु अलग कर लें, ऐसे बहुत सारे इसके परमाणु बन जाएंगे। सारे परमाणुओं को अलग अलग करके और फिर एक किया जाए तो क्या ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ जाएगा ना, तभी तो ये मार्कर बना। बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणुओं को मिलाकर ये एक मार्कर बनी है, एक तत्व बना है। इसका मतलब वो सारे परमाणु मिल करके एक हो गए हैं, इसका मतलब वो विभाज्य है, तब तो एक हुए हैं। बाद में आए तो डाल्टन साहब ने क्या किया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, परमाणु टूटता नहीं है। बाद में एक और वैज्ञानिक आए हमारे, रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड, इन्होंने कहा कि परमाणु विभाज्य है, परमाणु विभाज्य है, यानी टूटता है, परमाणु टूटता है। और जब वो टूटेगा चीजें तभी वो आपस में जुड़ेंगी। जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल दिया कि एक गिलास जल में कुछ आप ग्लूकॉन-डी डाल दीजिए, वो ग्लूकॉन-डी के सारे कण क्या हो जाएंगे? पानी में घुल जाएंगे, तो वो विभाज्य है। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि क्या है? विभाज्य है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूं उस पर कि डाल्टन साहब के अकॉर्डिंग परमाणु क्या है? विभाज्य है कि अविभाज्य है? तो डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, अर्थात नहीं टूटता है, वो किसी के साथ नहीं मिलेगा, नहीं घुलेगा। जबकि उसका उल्टा रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने क्या कहा कि परमाणु क्या है? विभाज्य है, अर्थात वो लोगों के साथ और किसी और किसी चीज के साथ क्या करेगा? मेल मिलाप कर लेता है, वो आसानी से मिल जाएगा। इसका मतलब परमाणु क्या है? विभाज्य है, परमाणु टूटता है। जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने कहा कि परमाणु
विभाज्य है, परमाणु विभाज्य है, ऐसा किसने कहा? रदरफोर्ड साहब ने। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। अगर परमाणु है तो उसका कोई नाभिक भी होगा, परमाणु का नाभिक होगा, और उस नाभिक में क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। परमाणु में नाभिक होगा और नाभिक में क्या उपस्थित होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लेते हैं। परमाणु, डाल्टन साहब ने बताया कि परमाणु अविभाज्य, परमाणु खंडित नहीं होता है। जब वो खंडित नहीं होगा तो किसी के साथ मिलेगा नहीं। जबकि रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि परमाणु विभाज्य है, अर्थात परमाणु टूटता है, जब वो टूटता है तो किसी के साथ मिल जाएगा, मेल मिलाप कर लेगा। और परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। और उस नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है, एक नाभिक होगा, और उस नाभिक के अंदर क्या होगा? क्या पाया जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर हुआ? ठीक है। जो प्रोटॉन होगा उस पर चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होगा वो आवेशहीन होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं अभी। आइए देखते हैं। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। कौन नहीं रहता है? परमाणु। अपने इस प्रकृति में, खुले वातावरण में ऐसी कोई चीज है जिससे आप अपनी नग्न आंखों से ना देख पाते हो? बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस मार्कर की बात कर रहा था, तो इस मार्कर के जो परमाणु हैं वो क्या बिखरे हुए हैं क्या? तो नहीं। तो वही बात हो रही है कि अगर परमाणु हैं, कोई तत्व है, कोई परमाणु है, तो सारे परमाणु इकट्ठा होकर एक तत्व का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह है कि सारे परमाणु कहाँ हैं? कहीं ना कहीं एकत्रित हैं, उस तत्व में समाहित हैं, एकत्रित हैं। वो परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं मिलेंगे इस प्रकृति में, अलग अलग वो कहीं पड़े नहीं हैं, वो किसी तत्व के रूप में समाहित हैं या तत्व में समाहित हैं। ठीक है। इस मार्कर के जितने भी परमाणु थे वो सब मिलकर के इस मार्कर का निर्माण कर दिए हैं। तो कहाँ अलग अलग बिखरे हुए हैं? कहाँ इस प्रकृति में अलग अलग बिखरे हुए हैं? तो वही बात हो रही है कि यह प्रकृति में, यानी परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है, अलग अलग नहीं घूम रहे हैं, वो किसी तत्व के रूप में वो काम कर रहे हैं अपना। यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। जो परमाणु हैं वो किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। और ये तीनों प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। यानी प्रकृति के मूल कण कौन कौन से माने जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रकृति के तीनों मूल कण माने गए हैं, माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति के तीन मूल कण कौन से हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। कौन? परमाणु। कैसे? आइए देखते हैं। ये कोई परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है। नाभिक मैंने बताया न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये कोई परमाणु है, इस परमाणु का एक नाभिक है। ऐसा किसने कहा कि कोई परमाणु का एक नाभिक होगा? रदरफोर्ड साहब ने कहा। और उस नाभिक में क्या क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। ये न्यूट्रॉन है हमारा, ये प्रोटॉन है। ठीक। और उन्होंने ये भी कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हमारा ये परमाणु हो गया, परमाणु के अंदर ये नाभिक हो गया, ये वाला पार्ट, और इस पार्ट के अंदर, नाभिक के अंदर हमने न्यूट्रॉन देखा और प्रोटॉन देखा। और ये नाभिक की कक्षा है, नाभिक के बाहर, यानी नाभिक के कक्षा के बाहर, ये नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन है हमारा,
इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, 19 कूलाम। जबकि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। समझिएगा, आपने पढ़ा होगा इस चीज को। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक आवेश होता है, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जबकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप देख पा रहे हैं कि दोनों का चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है, जो चार्ज है वो बराबर है। आवेश की मात्रा बराबर है, चार्ज की मात्रा बराबर है, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बराबर होता है, केवल विपरीत होती हैं चीजें, उनकी निशान, उनका चिन्ह अलग होता है। याद कैसे रखेंगे, किस पे पॉजिटिव है, किस पे निगेटिव है, किसका माइनस चिन्ह है और किसका प्लस है। तो P से प्रोटॉन, P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव यानी धन प्लस, P से पॉजिटिव यानी P के साथ क्या लगेगा, पॉजिटिव, E के साथ इलेक्ट्रॉन है यानी निगेटिव लगेगा। एक के साथ क्लियर हो गया हमारा कंफर्म, दूसरे के साथ ऑलरेडी क्लियर हो गया। तो P याद रखेंगे, पॉजिटिव वाला किसके साथ है, वैल्यू सेम है दोनों को, देख लीजिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1 + 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो वैल्यू दोनों के सेम है, बस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे नेगेटिव है। तो प्रोटॉन के साथ हमारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा नेगेटिव है। बस एक याद रखेंगे, एक क्लोराइड निकल जाएगा। P प्रोटॉन, P पॉजिटिव, P वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और E वाला हमारा नकारात्मक होगा, निगेटिव हो गया। ठीक है, जो N है, अब आप कहेंगे सर N कहाँ गया, तो N पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है ये आवेशहीन है, न्यूट्रल होता है या फिर उदासीन होता है। ठीक है, तो नाभिक जो है किसके अंदर होता है, परमाणु के अंदर। एक परमाणु है, परमाणु के अंदर हमारा नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है या आवेशहीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। जबकि प्रोटॉन पे एक चार्ज होता है जिसका मान होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे भी एक चार्ज होता है जो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। नाभिक का जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन की वैल्यू के बराबर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, बस वो निगेटिव में होता है। पॉजिटिव होता है कौन, प्रोटॉन का। अच्छा, अब ये नाभिक है, नाभिक के अगर मैं रेडियस की बात करूं, मान के चलिए कि अगर ये एक रेडियस है, मैंने लिया ये यहां से, ये रेडियस है यानी त्रिज्या r है रेडियस, इस नाभिक की त्रिज्या है, इस नाभिक की रेडियस यानी परमाणु के जो नाभिक है, परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या है, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, और इसी को हम बोलते हैं एक फर्मी। इसी को हम बोलेंगे 1 फर्मी या एक फर्मी, या इसी को हम और भी बोलते हैं एक फेम्टो, 1 फेम्टो। तो जो नाभिक की हमारी रेडियस यानी त्रिज्या, नाभिक की जो हमारी त्रिज्या है, इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, और इसी को हम बोलेंगे एक फर्मी या फिर एक फेम्टो। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर, या 10⁻⁻15 बराबर क्या होता है, तो एक फर्मी होता है या फिर एक फेम्टो बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा।
अच्छा, एक चीज और होती है। अच्छा, ये नाभिक की त्रिज्या हो गई, परमाणु की त्रिज्या होती है। मान लीजिए चलिए परमाणु यहां से यहां तक, इस नाभिक से हमने काउंट किया और यहां तक, परमाणु यहां तक, तो परमाणु की, ये भी परमाणु की त्रिज्या है। ये नाभिक की त्रिज्या थी, ये हमारी परमाणु की त्रिज्या है। तो परमाणु की त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, होती है 10⁻⁻10 मीटर। और इसी को हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। इतना ध्यान रखिएगा। ये हमारी है परमाणु की त्रिज्या, और ये हमारी थी नाभिक की त्रिज्या। क्लियर? तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। इसी को हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 मीटर बराबर इक्वल टू कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम। जबकि नाभिक की त्रिज्या हमारी होती है 10⁻⁻15 मीटर, और उसका बराबर हम क्या बोल सकते हैं या क्या कह सकते हैं, एक फर्मी होता है या फिर एक फेम्टो होता है। ठीक है, एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है, कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा घुमा के पूछ सकता है या पूछ लिया है कई बार, कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है, जो नाभिक की त्रिज्या है और परमाणु की त्रिज्या है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है। नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या के बीच की जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितना होता है। आप अंतर बता सकते हैं। आप कहेंगे सर -5। अगर ये -10 है और यहाँ पे -15 है तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे -5, जो कि आंसर गलत है। अगर ऐसा आंसर ऑप्शन में देता भी है और बच्चे मार भी देते हैं -5, आंसर गलत है। इसका आंसर होगा 5। अब आप कहेंगे सर -10 और -15 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। 2 बच्चे हैं, राम और श्याम। दो बच्चे हैं, राम और श्याम। इस बच्चे ने किसी व्यक्ति से, मान के लिए एक कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति जेड है। इन दोनों ने जेड से कुछ पैसे उधार के तौर पे लिए, अर्थात कर्ज के तौर पे लिए। इस व्यक्ति ने 10 रुपए लिए, इस व्यक्ति ने 5 रुपए लिए। राम ने इस व्यक्ति से 10 रुपए उधार लिया, श्याम ने इस व्यक्ति से 5 रुपए का उधार लिया। तो हम तो ये बोलेंगे ना कि हाँ, ये दोनों व्यक्ति इस व्यक्ति के कर्जदार हैं। राम 10 रुपए का कर्जदार है, श्याम 5 रुपए का कर्जदार है। लेकिन अगर वहीं पर हम ये बात करें, राम और श्याम के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, 5 रुपए का। सेम वही चीज थी यहां पे, दोनों ही क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। और दोनों का अंतर क्या होता है, अंतर कभी भी ऐसे लेन देन की प्रक्रिया में कभी अंतर जो है निगेटिव में नहीं आता है। वो तो ऑलरेडी वो ऋण लेके रखा उन्होंने, ठीक है। तो इनका अंतर कितना होगा, -5 का मीटर का। क्लियर हुआ? आइए आगे देखते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। हमने बता दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग कौन सा माना जाता है, ये नाभिक। जो नाभिक होता है वो परमाणु का सघन भाग माना जाता है, केंद्रीय सघन भाग माना जाता है। सघन का सेंस है यहाँ पे कंजस्टेड, काफी घना होता है वो, ठीक है। तो परमाणु का घना भाग या सघन भाग, केंद्रीय सघन भाग कौन होगा, जो नाभिक होगा। परमाणु का नाभिक सघन केंद्रीय भाग कहलाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम तथा इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज या आवेश होता है। हमने आपको बताया प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जबकि इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आइए समझते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। आइए देखिए, हम बना लेते हैं पहले नाभिक। नाभिक के चारों ओर हमारी ये कक्षाएं हैं परमाणु की। यहां पे उपस्थित है हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हमारा नाभिक हो गया। नाभिक के बाहरी कक्षाओं में कौन घूम रहे हैं, कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं, ये कोई परमाणु है, परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और उसकी बाहरी कक्षाओं में, आगे कक्षाओं में कौन घूम रहा है, कौन चक्कर लगा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इन पे चार्ज क्या होता है? हम बता चुके हैं कि चार्ज क्या होता है। होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु की बाहरी कक्षा में, आउटर ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु, किसी भी परमाणु के बाह्यतम यानी बाहरी यानी अंतिम कक्षा में उपस्थित, चाहे अंतिम कक्षा कहिए, अंतिम कक्षा यानी लास्ट वाली, बाहरी कक्षा कहिए सबसे बाहर वाली, बाह्यतम यानी बाहरी वही। तो किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अच्छा, आप ये सवाल यह कर सकते हो कि सर क्या ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? तो नहीं, ये इसके अंदर है। सबसे बाहरी कक्षा में जो होगा इलेक्ट्रॉन, उसी यानी जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। इसकी ऊर्जा भी सर्वाधिक होती है। ऊर्जा। अच्छा, अगर ऊर्जा सर्वाधिक होती तो किससे होती? किससे कंपेयर किया जा रहा है? इन सब से। यानी अंदर के जो कोर इलेक्ट्रॉन होते, अंदर के जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी तुलना में, इनकी कंपेयर में जो बाहरी का इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगली चीज, अगर हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ती है। अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं यानी नाभिक से बाहरी कक्षा की ओर जा रहे हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जबकि अगर हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, बाहर से यानी बाहर से अंदर की ओर, नाभिक की ओर जा रहे हैं तो ऊर्जा घटती है। क्लियर हुआ? नाभिक से बाहर की ओर जाने पे ऊर्जा बढ़ती है और बाहर से नाभिक की ओर अंदर आने पे ऊर्जा घटती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन है? जो परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी या अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी सबसे अधिक होती है। और यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसी का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसी का प्रवाह करा देते हैं और ये क्या बन जाता है? विद्युत धारा। अभी इस क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा कहलाता है। और यही इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाता है।
अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। 118 तत्वों में से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं। उनकी पहचान कैसे की जाएगी, कौन धातु है कौन अधातु है? एक बहुत ही अच्छा यहां से सवाल खड़ा होता है कि जो 118 तत्व हैं, 118 तत्वों में से कौन धातु है कौन अधातु है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा एक नियम है कि उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दीजिए। जैसे सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 11। शायद आप लोगों को आता ही होगा निकालने, और नहीं आता होगा तो मैं आपको आगे चलकर सिखा दूंगा फिजिक्स में, ठीक है। तो सोडियम 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 2, 8, 18, 32, 2, 8, 2, 10, 1 बचा, ठीक है। इन टोटल को काउंट करिए, 11 हो गया। 2, 8, 10, 1, 11, यानी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा है। यानी तीसरी यानी अंतिम कक्षा हमारी हुई। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए? ये सब इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी तत्व का जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, निकालते हैं, तो जब अंतिम कक्षा होती है, जो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अगर उनकी संख्या 1 है, 2 है अथवा 3 है, तो वो क्या होगा? वो तत्व क्या होगा? धातु कहलाएगा। क्लियर है? किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे अंतिम कक्षा, जैसे हमने यहां सोडियम का निकाला, तो सोडियम के पहली कक्षा हमारी 2 आई, फिर दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो जो आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो और चाहे 3 बचे, 1, 2, 3 आखिरी कक्षा में, अंतिम कक्षा में, वाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 में से अगर कोई भी, कितने भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 1, 2, 3, तो कैसा तत्व होगा? वो एक प्रकार का धातु होगा। इनके अलावा यदि किसी, जैसे अगर हम ले लें क्लोरीन, क्लोरीन 17 होता है। क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो 2, 8 और 7, 2, 8, 10, 7, 17, 17 हो गए। पहली कक्षा भर गई, दूसरी कक्षा भर गई, तीसरी कक्षा हमारी अधूरी है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी इलेक्ट्रॉन है? तो 7 है, 7 है। तो यहां पे 5 आए, 6 आए और 7 आए अधातु के लिए। यदि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसकी अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वह एक प्रकार का अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। जबकि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसके अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो एक धातु की श्रेणी में आता है। जबकि उसी अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 जैसे इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो एक अधातु की श्रेणी में आता है। उम्मीद है इतना आप समझ पा रहे होंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धातु को और कैसे पहचानेंगे, लिखकर, बोलकर कैसे समझेंगे कि जिस तत्व का नाम लेंगे उस तत्व का नाम का जो अंतिम लेटर होगा, अंतिम अक्षर होगा, वो मां पे खत्म होता है। जैसे सीजियम, ऑस्मियम, फ्रांसियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जैसे तमाम ढेर सारे आपके तत्व हो सकते हैं। इन सभी तत्वों के अंतिम में मां आ रहा है, तो ये सब ऑब्वियस सी बात है, ये सब कैसे तत्व हो जाएंगे? हमारे धातु हो जाएंगे, ठीक है। और अपवाद एक्सेप्शन मैंने आपको बताया है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ऐसे सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, वो मां ना होते हुए भी, इनके अंत में मां ना होते हुए फिर क्या है? ये धातु हैं। यहां से धातु का और कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं? धातु जो होता है वो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु को हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। स्थिर होने के लिए अंतिम कक्षा में हमेशा 8 होना चाहिए। स्थिरीकरण के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए अंतिम कक्षा में 8 होना चाहिए। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। अगर हम ये इलेक्ट्रॉन ये दे दे, यानी किसी को दे दे, यानी ये त्याग दे,
तो इसकी अंतिम कक्षा कौन सी हो जाएगी? A8 बचेगी इसकी अंतिम कक्षा, अर्थात ये दूसरी वाली बच जाएगी, और दूसरी इसकी कंप्लीट पूरे, जितने दूसरी कक्षा में इसको होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन उसको पूरे हैं। अगर ये अपनी अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो इसकी दूसरी कक्षा पूरी बन गई, कंप्लीट हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो धातु होगा वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है। क्यों? क्योंकि अपनी उसको पूरी कक्षा, अपनी कक्षा को कंप्लीट करना होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जबकि अधातु है इसने अपनी कक्षा को त्याग कर दिया, अपनी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, इसके पास अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे दिया, किसी और को दे दिया। तो इसके पास जब ये खत्म हो गया तो इसकी ऑर्बिट जो थी वो पूरी हो गई, कक्षा 2, भले इसके पास 2 कक्षा बची लेकिन अब पूरी हो गई, ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया? धातु होगा, क्योंकि इसने त्यागा। ठीक है, ये अधातु था। अधातु की पहचान कैसे करेंगे? ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसकी पहली कक्षा में 2 हैं, 8 हैं, ये भी पूरा है, लेकिन ये पूरा नहीं है। पूरा कब होगा? जब इसकी अंतिम कक्षा में 8 हो जाए। मैं अभी बताया कि स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इसके पास एक ही था, या तो ये 7 कहीं से ले या तो फिर 1 का त्याग कर दे। तो इसके लिए उचित क्या होगा? 1 का त्याग कर दे। ठीक है, इसने क्या किया? इसके पास 7 है, तो ये क्या करेगा? इसके लिए उचित है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये ले ले किसी से, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अर्थात ये क्या हुआ? ये त्याग किया और ये ग्रहण किया। समझ पा रहे हैं? तो ये धातु है। धातु क्यों है? क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में 1 था और 1, 2, 3 अंतिम कक्षा में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए तो वो क्या है? एक प्रकार का धातु है। जबकि इसी कक्षा में 7 था और 5, 7 और 6, यानी 5, 6 और 7 अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो किस प्रकार का तत्व है? एक प्रकार का वो अधातु है। दूसरी चीज, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो धनावेशित कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? धनावेशित। जबकि अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये ऋण आवेशित कहलाता है। क्लियर हुआ? धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए वो धनावेशित कहलाता है, जबकि अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसलिए वो ऋणावेशित कहलाता है। नहीं समझ पा रहे हैं? समझाता हूं। जैसे आपने, यही था राम और यह है श्याम। इस बंदे ने इससे 100 रुपए उधार लिया। राम ने 100 रुपया श्याम से उधार लिया, तो इसने लिया ना, तो ये निगेटिव हो गया। इसने दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जिस बंदे ने त्यागा, इसने दिया तो ये धनावेशित हो गया, इसने लिया ऋणावेशित हो गया। तो इसने त्यागा था, इन्हें दिया था किसी को, इसने दिया धनावेशित, इसने लिया ऋणावेशित। इस बंदे ने त्यागा धनावेशित और इस बंदे ने लिया किसी से ऋणावेशित। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। धातु और अधातु। जो धातु होते हैं इसकी बाहरी कक्षा में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं
अभी बताया मैंने, जो धातु होगा, धातु की अंतिम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे उनकी अंतिम कक्षा जो होगी उनमें या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो धातु होती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कौन? धातु। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो धनावेशित बन जाता है। जबकि अधातु कि बाहरी कक्षा में 5, 6 तथा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये क्या बनता है? ऋणावेशित बन जाता है। स्थिर कक्षा होने के लिए अंतिम कक्षा में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। और यही होता है जो ये हमारा धातु था जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ध्यान रखिएगा, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनावेशित, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित बन जाता है। यही धातु सुचालक होते हैं विद्युत के। यही धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराते हैं। ये धातु ही होती है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कराती है। ठीक है, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।